हो, आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। तो मेक श्योर आपको कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करना आता हो। कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए दो टेबल्स की जरूरत पड़ती है। अगर आपने इन दोनों टेबल्स को रट लिया है ना यार, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बड़े आसानी से चेंज कर लोगे। जैसे देखो, पहले टेबल में क्या है, पहले टेबल में है कि अगर आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में डू देखो, डज देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी कभी यस और ईएस भी लगा होता है, जैसे प्लेज हो गया, गोस हो गया, तो अगर एक्टिव वॉइस में आप ये सारे वर्ड्स देखो तो आप उसे पैसिव वॉइस में जब चेंज करो तो इनकी जगह आप इज, एम, आर का यूज करो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो तो उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। समझ गए? अब देखो दूसरा क्या है कि अगर हमने एक्टिव वॉइस में डिड देखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म देखी, तो जब हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वही डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगा वॉज में या वर में, और उसके साथ लग जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ गए? आगे चलते हैं। अगर आपने एक्टिव वॉइस में कहीं देख लिया विल, जैसे ही विल प्ले क्रिकेट, अगर आपने देख लिया शैल, जैसे आई शैल प्ले क्रिकेट, ठीक है, और उसके साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हो, जैसे आई शैल प्ले क्रिकेट, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर आप ये सारे वर्ड्स देखो तो जब पैसिव फॉर्म में चेंज करो ना, तो आप विल का विल बी कर दो और शैल का शैल बी कर दो और उनके साथ लगा दो वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई साहब ये रूल्स हैं, ये बेसिक रूल्स हैं, ये आपको याद होने ही होने चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अगर आप कहीं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इज देख लो, एम देख लो, आर देख लो, वॉज देख लो, वर देख लो, और उनके साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगी है, जैसे ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अगर आप ऐसे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस देख लो तो जब आप उसे पैसिव में चेंज करोगे ना यार, तो इज, एम, आर, वॉज, वर जो लगा है उसको रहने दो ऐसे ही, उसके साथ लगा दो बीइंग, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज आपने किया है उसको हटा के आप यूज करोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। अगर आपके एक्टिव वॉइस में हैज का यूज हुआ है, हैव का यूज हुआ है, हैड का यूज हुआ है, या विल हैव और शैल हैव का यूज हुआ है, और इनके साथ यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर आप कहीं ऐसा देखो तो जब उसे पैसिव फॉर्म में चेंज करो ना, तो हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव जो भी लगा है उसको वैसे ही रहने दो, उसके साथ बजा दो बीन, बी डबल ई एन जरूर लगाना इसके साथ, और उसके बाद लगा देना वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भाई साहब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम हमने ये तो देख लिया कि कौन से हेल्पिंग वर्ब कब लगते हैं, कौन से वर्ब की फॉर्म यूज होती है। अब देख लो ये भी, ये है चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन मतलब प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं, वो देखो कैसे चेंज होते हैं। अगर हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आई का यूज हुआ है तो हम उसे पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बाई मी कर देते हैं। अगर हमने वी का यूज किया है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में तो पैसिव में वो बाई अस हो जाता है, यू बाई यू हो जाता है, ही बाई हिम हो जाता है, शी बाई हर, दे बाई देम, और इट का हो जाता है बाई इट। तो ये वो दो टेबल्स थे जिन्हें आपको एक्टिव वॉइस समझने से पहले एकदम याद कर लेना है, रट लेना है। आप इजीली एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज कर पाओगे। और बीच में जो आपके जो हेल्पिंग वर्ब हैं, कौन सा वर्ब का फॉर्म होता है, ये सब याद रखना, क्योंकि आपके जो गैप फिलिंग होते हैं, ओमिशन होते हैं, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो आवर सेकंड टॉपिक इज टेंसेस। सबसे पहले ये जानो यार कि टेंस क्या होता है और क्लास 10th में हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो टेंस क्या होता है। टेंस हमें दो चीजें बताता है। पहली चीज हमें बताता है कि टाइम ऑफ वर्क, कोई काम कब हुआ ये हमें कौन बताएगा, ये हमें टेंस बताएगा। कोई काम प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में हुआ। दूसरा हमें टेंस बताता है स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, कोई काम कितना हुआ है, कोई काम कंटिन्यू है या कोई काम परफेक्ट हो चुका है, ये हमें कौन बताता है, ये दोनों चीजें हमें टेंसेस बताते हैं। ठीक है, अब देखो क्लास 10th में ना यार एरर डिटेक्शन, गलतियां छांटने के लिए क्वेश्चन आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर
टेंस से 4 मार्क्स के। अब आपको ये आना चाहिए। कैसे क्वेश्चंस आते हैं पहले ये देख लो यार। अब आपको ना दे देगा कोई सेंटेंस जैसे आई हैड और उसके साथ उसने लगा दिया गलत वर्ब की फॉर्म, आई हैड डूइंग माई वर्क। अब आपसे बोलेगा कि गलती सही करो। अब आप देखोगे कि हैड के बाद डूइंग का यूज ना होके डन का यूज होना चाहिए। अब आपको ये कैसे पता चलेगा? जब ये टेबल आपको याद होगा। अगर आपको ये याद है कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है, तो आप एरर डिटेक्शन, ओमिशन के कैसे भी क्वेश्चंस आए बड़े इजीली से कर ले जाओगे। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे कि कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी वर्ब की फॉर्म है। ठीक है, हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट टेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। डू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, डज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। लेकिन डू और डज दोनों ही या तो निगेटिव सेंटेंस में यूज होंगे या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के डू डज का यूज नहीं होता। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन डू डज का यूज नहीं हुआ क्योंकि डू डज केवल निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम और आर। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आई के साथ और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हमारा तीसरा टेंस है। इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? हैज और हैव का। ठीक है, कौन से वर्ब की फॉर्म यूज होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे डू का थर्ड फॉर्म क्या है? डन। ठीक है, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या है? प्लेड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हमारा चौथा टेंस है और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन और हैव बीन। और इनके साथ कौन से वर्ब की फॉर्म लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म याद करने की। कौन सी ट्रिक है? देखो यार, जहां भी कोई भी परफेक्ट का टेंस हो, परफेक्ट का टेंस चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, ठीक है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो या तो हैज होगी, हैव होगी, हैड होगी, विल हैव और शैल हैव होगी। लेकिन वर्ब का फॉर्म हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां भी परफेक्ट देखो वहां पे कौन से वर्ब की फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां भी कॉन्टिन्यूअस देखो वहां पर कौन से वर्ब की फॉर्म? वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होना चाहिए। तो इस तरीके से आप हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म याद कर सकते हो यार। ये आपको एरर डिटेक्शन, ओमिशन और गैप फिलिंग तीनों में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। चलो हमने टेंस देख लिया, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, सो अवर थर्ड टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यार इस पूरे टॉपिक में ना हम सेटिंग कराना सीखेंगे। पंडित जी लोग होते हैं, अगर आपकी शादी नहीं हो रही होती है तो आप कहते हो ना कि पंडित जी मेरी सेटिंग करा दो। तो पंडित जी क्या करते हैं? पंडित जी अगर आप पतले लड़के हो तो पंडित जी आपके लिए पतली लड़की ढूंढेंगे, यही तो करते हैं ना। अब अगर आप मोटे लड़के हो तो पंडित जी आपके लिए मोटी लड़की ढूंढेंगे, यही तो करते हैं पंडित जी लोग। बस आपको भी यही करना है। आपको क्या करना है? आपको देखना है कि किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो उस सेंटेंस के वर्ब के साथ एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है। एग्री कर रहा है मतलब अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस सेंटेंस का वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो उस सेंटेंस का वर्ब भी प्लूरल ही यूज होना चाहिए। जैसे देखो, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे, ना कि आर का। समझ गए? क्योंकि आर हमारा प्लूरल है और आर के साथ ही का नहीं बल्कि दे का यूज होता है। दे आर, ही इज। समझ गए? बस इतना ही करना था हमें इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। चलो अब आप यहां पर ये देख लो यार कि सब्जेक्ट सिंगुलर कब होता है और कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल कब होता है, और वर्ब सिंगुलर कब होता है और प्लूरल कब होता है, यहां पर ये हमने बताया है। देखो कोई भी सब्जेक्ट, नाउन, नाउन का मतलब सब्जेक्ट, ठीक है, चलो यहां पर नाउन मतलब सब्जेक्ट मान के चलना। अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है मतलब उसमें यस और ईएस नहीं लगा है। विथआउट यस या ईएस अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर है। जैसे बॉय हो गया,
कार हो गया, ये दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। अब अगर देखो कोई सब्जेक्ट यस या ईएस उस सब्जेक्ट में लगा है तो वो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, जैसे देखो बॉयज हो गया, कार्स हो गया, ठीक है। अब वर्ब की बारी आती है। अब अगर किसी वर्ब में यस और ईएस लगा है तो वो वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर होगी। जैसे देखो प्लेस सिंगुलर वर्ब है, गोज सिंगुलर वर्ब है, पार्क्स सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि इसमें एस और ईएस लगा हुआ है। जिस वर्ब में यस और ईएस लगा होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है, और जिस वर्ब में यस और ईएस नहीं लगा होता वो प्लूरल वर्ब होता है, जैसे प्ले हो गया, गो हो गया। समझ गए। अब देखो ट्रिक क्या है, आप कैसे पहचानोगे कि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है या कोई वर्ब सिंगुलर है, आप कैसे पहचानोगे। देखो उस सेंटेंस को ना हिंदी में कन्वर्ट करो और देखो अगर उस सेंटेंस के लास्ट में है की प्रोनाउंसिएशन आ रही हो, है के ऊपर देखो यहां पर चंद्र बिंदु दी है मैंने, है वाला अगर प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो वो जो सब्जेक्ट है, वो जो वर्ब है वो प्लूरल वर्ब है। समझ गए। और अगर हमें उस सेंटेंस को जब अगर हम हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं तो लास्ट में हमें है के जगह है वाला प्रोनाउंसिएशन आता है तो वो सिंगुलर वर्ब है। समझ गए। यही था इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ट्रिक। जैसे देखो दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग, वे लोग गाना गा रहे हैं। देखो जब इसे आप बोलोगे ना कि वे लोग गाना गा रहे हैं तो आपको है वाला प्रोनाउंसिएशन निकलेगा। है वाला मतलब चंद्र बिंदु होगी यहां पर, और जिसके लास्ट में चंद्र बिंदु समझ लो वो प्लूरल वर्ब है। समझ गए। चलो आई थिंक आपको ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिटरमिनर्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर से ना हमारे क्लास 10th में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, गैप फिलिंग आपने नाम सुना होगा। गैप फिलिंग में क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर डिटरमिनर से ही पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस आएंगे, फॉर एग्जांपल उसने दे दिया ताजमहल डैश, ताजमहल इज इन आगरा डैश, ताजमहल इज इन आगरा, और इसने आपको दे दिया 4 ऑप्शंस, ए, दूसरा ऑप्शन इसने दे दिया एन, तीसरा ऑप्शन इसने दे दिया द, और चौथा ऑप्शन भी इसने कुछ दे दिया। अब आपको भरना है, क्या भरोगे। अब आपको अगर पता हो कि ए का यूज क्या है, एन का यूज क्या है, द का यूज क्या है, तो आप आसानी से भर लोगे कि ताजमहल एक स्पेशल नाम है। इस दुनिया में केवल एक ही ताजमहल है, और जो चीज स्पेशल होती है उसके सामने हम द का यूज करते हैं। तो अगर आपको इन सारी चीजों का पता हो कि सारे डिटरमिनर्स ए, एन, द, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इन सारे डिटरमिनर्स का अगर आपको यूज पता हो ना तो आप कैसे भी क्वेश्चन आए आपके गैप फिलिंग में बड़े आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है। तो डिटरमिनर्स एक्चुअली होता क्या है, ये डिटरमाइन करता है नाउन को। डिटरमिनर्स एडजेक्टिव का ही ये टाइप है, एडजेक्टिव का ही एक प्रकार है। ये हमें नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे देखो ए का यूज आपको पता है कहां पर होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। कहां पर, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। एन का यूज कहां होता है आपको पता है, वॉवेल साउंड के पहले। द का यूज कहां पर होता है, कोई स्पेशल चीज है, कोई ऐसी चीज है जो दुनिया में अकेली है या उसके सिवा वैसा कोई नहीं है, तो उसके पहले हम द का यूज करते हैं। समझ गए। ऐसे ही ये सारे भी डिटरमिनर्स हैं। माई का यूज कहां होता है, किसी चीज को अगर मेरा बताना हो, जैसे माई पेन, माई पेंसिल। ठीक है। आवर, किसी चीज को अगर हमारा कहना हो, जैसे आर पेरेंट्स, शी इज आर मदर। ठीक है। ऐसे ही हिज का यूज, हर का यूज, इन सारे डिटरमिनेंट्स का यूज आपको आना चाहिए। ठीक है। वैसे तो बड़े नॉर्मल है, आपको आता ही होगा कि मच का यूज कहां होता है, जहां पर चीजें थोड़े ज्यादा हो। मेनी की यूज कहां पर होता है, मेनी का यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के पहले। मच का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले। जब हम डिटरमिनेंट्स को फुल डिटेल्ड में पढ़ेंगे ना तो इन सारे अलग अलग डिटरमिनेंट्स की हम आपको यूजेस भी बताएंगे। बस अभी के लिए इतना जानो कि डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं। डिटरमिनेंट्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले यूज होते हैं और नाउन के बारे में कुछ बताते हैं। डिटरमिनेंट्स हमारे कई टाइप्स के हो सकते हैं, आर्टिकल्स, पोसेसिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, इंट्रोगेटिव, क्वांटिफायर्स, नंबर्स, ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स में जैसे फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, नेक्स्ट। नंबर में 1, 2, 3, 4, जैसे आई हैव 2 पेंसिल्स, आई हैव 3 पेंसिल्स। ठीक है। ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ही स्टूड सेकेंड इन द क्लास।
ठीक है, दिस इज आर पेन या दैट पेन इज आर। तो इस तरीके से इन डेमोन्स्ट्रेटिव्स का यूज होता है। बस आपको गैप फिलिंग में गैप दे देगा, आगे कुछ सेंटेंस दे देगा, आपको 4 ऑप्शन पूछा जाएगा, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा डिटरमिनर यहां पर भरा जाएगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसी तरीके के क्वेश्चन हमारे डिटरमिनर से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो तो आई थिंक कि आपको डिटरमिनर्स भी समझ में आ गया होगा। ये बहुत कॉमन सी चीज है, आपको ए का यूज, एन का यूज, द का यूज आता ही होगा। ठीक है, ये सारे इन सारी यूजेस को आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको इनकी हिंदी मीनिंग भी आती हो ना, माई मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, योर मतलब तुम्हारा, ये सब ऐसे भी आता हो तो आप बड़े आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, मोडाल्स। ओके, सो आवर नेक्स्ट एंड फिफ्थ चैप्टर इज मोडाल्स। देखो इस मोडाल्स को मॉडल कह लो या मॉडल ऑक्सिलरीज कह लो, कुछ भी कह लो, इस पर्टिकुलर चैप्टर से केवल एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। इस टाइप का क्वेश्चन, केवल एक रूल याद रखना हमेशा कि अगर कहीं पर भी किसी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज हुआ है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। वर्ब की और कोई भी फॉर्म मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद यूज नहीं हो सकती। समझ गए? जैसे देखो आपके एग्जाम में हो सकता है ये आ जाए कि आई कैन डांस्ड, आई कैन डांस्ड इजली। अब यहां पर आपको यहां पर उसने कह दिया कि चलो गलती पहचानो, एरर को डिटेक्ट करो, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भैया कैन तो हमारा मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, और इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ये डांस्ड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? डांस हो जाएगी। अब सही हो गया, आई कैन डांस इजली। ठीक है, पप्पू कैन डांस आला। तो बस एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है कि मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इस बात का याद रखना। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए इन सारे मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज भी पढ़ लेना एक बार, आपको आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन केवल इसी टाइप का आता है, याद रखना। ठीक है, देखो यूज टू का यूज कहां होता है? यूज टू का यूज हमारी पुरानी आदत को बताने के लिए। जैसे देखो मैं पिया करता था, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ना कि आई यूज्ड टू ड्रिंक, मैं पिया करता था। ठीक है, ऐसे ही शुड का यूज, शुड का मतलब होता है कि अगर किसी को एडवाइस देना हो, किसी को किसी के ड्यूटी के बारे में बताना हो, या उससे पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, बहुत ही विनम्र निवेदन करना हो, तो वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। जैसे हमने कह दिया कि यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए? इज्जत करनी चाहिए। तो ये क्या किया हमने एडवाइस दिया, एडवाइस देने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखो मे का यूज कहां होता है? मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए। अगर किसी चीज के होने की संभावना है, जैसे बादल घिरा हुआ है और आज बारिश हो सकती है, तो आप कहोगे कि इट मे रेन टुडे। ठीक है, किसी का पर्पस बताने के लिए। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मेरा भाई मार्केट गया है और हो सकता है वो सब्जी लेके आए, ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि माई ब्रदर मे ब्रिंग वेजिटेबल्स, मेरा भाई जो है वो सब्जियां ला सकता है, ये उसका पर्पस है। ठीक है, विश को बताने के लिए भी मे का यूज होता है। परमिशन मांगने के लिए मे आई कम इन मैम, मे आई गो आउट सर। ठीक है, शैल का यूज कहां होता है? शैल का यूज होता है ऑर्डर देने के लिए। जैसे हम ऐसा कह दिया हमने कि यू शैल गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना ही होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा ऑर्डर है। ठीक है, किसी को धमकी देना हुआ तब भी हम शैल का यूज करेंगे। किसी से प्रॉमिस करना हुआ, जैसे कि ही शैल ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फॉर श्योर, वो सब्जियां लेके आएगा, तो ये प्रॉमिस है। ठीक है, डिटर्मिनेशन दिखाना हुआ, हमारा इंटेंशन, हमारी कोई अगर इंटेंशन है, इंटेंशन का मतलब अगर हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है उसे दिखाना हुआ, तो भी हम शैल का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इन सारे यूजेस को एक बार पढ़ लेना। देख लो इनके सामने हमने यूजेस लिख दिए हैं कि भाई कुड का यूज क्या होता है? कुड का यूज हमारी पास्ट की एबिलिटी, ऐसा काम जो हम पहले कर सकते थे अब नहीं कर सकते हैं, वहां पर हम कुड का यूज करेंगे। जैसे आई कुड डांस, मैं डांस कर सकता था, अब नहीं कर सकता। समझ गए? तो आप एक बार इन मोडाल्स को यूज जो इनके सामने दिया गया है ये पढ़ लेना। क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक रूल को हमेशा याद रखना कि मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। समझिए? आई होप आपको मोडाल्स भी क्लियर हो गया होगा। ओके, सो आवर लास्ट चैप्टर इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो आपकी क्लास 10th में ना रिपोर्टिंग अ डायलॉग के नाम से एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से ही होता है। हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में केवल डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखना है।
अगर हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीख लिया तो चाहे कैसे भी क्वेश्चन आए क्लास 9th एंड 10th में हम आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब कभी भी अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं ना, तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कौन सी बातों का? जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, वो हमेशा थर्ड पर्सन में होता है। समझ गए? जैसे देखो यहां पर ये है डायरेक्ट स्पीच, ये जो पूरा सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ये आई चेंज हो जाएगा, किसी थर्ड पर्सन का यूज होगा। थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट, दे, राम, श्याम, ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है, दूसरी कौन सी बात हमें ध्यान में रखनी है कि जो हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच होती है ना, वो कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं हो सकती। मतलब ये जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है, ये जो पहला वाला सेंटेंस है, ये डायरेक्ट स्पीच। अगर हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट में इसे हम चेंज करेंगे तो ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लगाएंगे दैट, ही सेड दैट, ही, हैव की जगह क्या होगा? ये देखो, हैव की जगह हैड हो जाएगा ना, तो ही सेड दैट ही हैड वर्कड हार्ड, ही हैड वर्कड हार्ड। अब देखो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो हमेशा फुल स्टॉप से ही एंड होगा, वो कभी भी क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क से कभी भी एंड नहीं होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बदल सकते हैं। देखो, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें आप डायरेक्ट स्पीच में जब भी देखो, तो जब आप इनडायरेक्ट में बदलो ना, तो उन वर्ड्स की जगह कुछ और का यूज करो। जैसे देखो, अगर आप डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हो तो आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल दो। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते हो तो आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलोगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना। ठीक है, जैसे देखो, अगर हमें कहना हुआ ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, तो यहां पर क्या है? यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे ना ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही। अब देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में बदलती है? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ही सेड दैट ही हैड प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड क्रिकेट। समझ गए कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में? चलो, अब देखो यार, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा ना। अब देखो यहां पर अगर हमें इज, एम और आर दिखती है तो हम उसे वॉज और वर में चेंज कर देंगे। अगर हैज, हैव दिखता है तो हैड में चेंज करेंगे। कैन दिखता है तो कुड में चेंज करेंगे। मे दिखता है तो माइट में चेंज कर देंगे। विल और शैल दिखता है तो वुड और शुड में चेंज कर देंगे। समझ गए? अब देखो, कुछ और भी वर्ड्स हैं, जैसे अगर हमें मस्ट दिखाई देता है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में मस्ट बदल के हैड टू हो जाता है। अगो, अगो चेंज होके बिफोर हो जाता है। टुडे चेंज होके दैट डे हो जाता है। टू नाइट चेंज होके दैट नाइट हो जाता है। एस्टरडे चेंज होके द प्रीवियस डे या द लास्ट डे हो जाता है। टुमारो चेंज होके द नेक्स्ट डे या द डे आफ्टर हो जाता है। दिस चेंज होके दैट हो जाता है। दीज चेंज होके दोज, और नाउ चेंज होके देन हो जाता है। और भी कुछ वर्ड्स हैं, जैसे हियर, हियर जब चेंज होता है तो देयर बन जाता है। ठीक है, तो कुछ यही सारी चीजें हैं जो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हुए आनी ही आनी चाहिए। अब देखो यहां पर एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है? आपने सुना होगा, सन अपॉन 1 2 3। सन अपॉन 1 2 3 का मतलब क्या है? अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है, जैसे देखो आई, आई क्या है? हमारा फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है। तो अगर फर्स्ट पर्सन का यूज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज हुआ है तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। जैसे देखो यहां पर अगर हम इसे इनडायरेक्ट में बदले तो क्या हो जाएगा? ही सेड दैट आई, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये ही के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ये भी हो जाएगा ही सेड दैट ही। हैव की जगह हो जाएगा हैड। ही सेड दैट ही हैड वर्कड हार्ड। तो इस फॉर्मूले का मतलब समझ गए कि नहीं? इस फॉर्मूले का कहां यूज होगा? बस यही यूज होगा कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेकेंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट, मतलब जो इस बात को सुन रहा है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन है तो कुछ भी बदलेगा नहीं, नो चेंज होगा।
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। हमने जो 6 चैप्टर्स हमारे इंग्लिश ग्रामर क्लास 9th और 10th में आ रहे हैं, उन 6 चैप्टर्स को हमने पढ़ लिया और बहुत ही इजीली पढ़ा है। अब देखो यार, इन 6 चैप्टर्स के अलग अलग चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन भी हम लेके आएंगे, और इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जितना ज्यादा हो सके यार वीडियो को शेयर करो, क्योंकि वीडियो आप भी समझ रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।